चलिए आज के क्लास में हम जैसा कि पीछे वाले क्लास में 54 तक करवा चुके थे, आगे के क्लास में हम करवाएंगे प्रीवियस वाला यूपीएससी बीपीएससी जितना भी एसएससी रेलवे में पूछा गया सवाल है ये सभी इसी वीडियो में हम चलेंगे। इस वीडियो में आगे की ओर चलते हैं। आगे क्वेश्चन कर रहा है दांतों का वह भाग जो मसूड़ों के ऊपर निकला होता है क्या कहलाता है। दांतों का वह भाग जो मसूड़ों के ऊपर जो निकला रहता है वह क्या चीज़ कहलाता है, तो क्राउन कहला जाता है। वह क्या चीज़ कहलाता है, क्राउन। जैसा कि दांत के जो ऊपर वाला भाग रहता है वो क्राउन, नीचे वाला भाग रहता है वो जड़। नीचे वाले भाग को जड़ कहते हैं, जिसे रूट कहते हैं। क्राउन हुआ यानी इंग्लिश वर्ड। प्रत्येक दांत के भीतर एक गुहा होता है जिसे कहते हैं, जो दांतों के भीतर जो एक गुहा रहता है, गुहा कहने का मतलब है कि खाली स्थान जो रहता है उसको क्या चीज़ कहते हैं। तो प्रत्येक दांतों के भीतर जो गुहा रहता है, खाली स्थान रहता है, उससे कहा जाता है मज्जा गुहा या पल्प कैविटी। डेंटाइन कहाँ पाया जाता है, दांतों में। इनामेल दांतों का सबसे कठोर भाग होता है। दांतों का जो कठोर भाग होता है वह इनामेल होता है, और इनामेल के अंदर यानी दांतों के अंदरूनी भाग जो रहता है वह डेंटाइन का बना रहता है। आगे चलते हैं। हमारे दांतों का अधिकांश हिस्सा हल्के जो पीले रंग के पदार्थ है किसका बना होता है। हमारे दांतों का अधिकांश भाग हल्के पीले रंग का बना होता है, वो किसका बना होता है, तो डेंटाइन का बना होता है। हम बताएं अभी जस्ट कि जो ऊपरी भाग बना होता है वह इनामेल का, जो कठोर भाग जिसे कहते हैं, और उसके जो अंदर बना रहता है वह किसका, डेंटाइन का बना होता है। दांतों का ऊपरी भाग बना होता है इनामेल, और इसके जो अंदर भाग बना रहता है वह किसका, तो डेंटाइन का भाग बना होता है, जो पीले कलर के पदार्थ के बना होता है। आगे क्वेश्चन चलते हैं। दांतों के संवेदी स्तर को सुरक्षा प्रदान करता है और दांतों को चमकीला बना कर रखता है कौन। ये दांतों का यानी सुरक्षा जो प्रदान करता है, दांतों को चमकीले बनाए रखता है, यानी सबसे कठोर भाग कौन होता है, हो जाएगा इनामेल हो जाएगा। सबसे कठोर भाग भी रहता है, यही जो होता है दांतों में चमक लाता है कौन, तो इनामेल। चलते हैं आगे क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा, मानव शरीर का सबसे कठोर भाग कौन हो जाएगा, इनामेल। अभी जस्ट हम बताएं मानव शरीर का सबसे कठोर भाग कौन है, तो इनामेल है। मानव शरीर का सबसे कठोर उत्तक कौन सा है, उत्तक पूछे या फिर मानव शरीर का सबसे कठोर भाग, तो सबसे कठोर भाग हो जाएगा मानव शरीर का सबसे कठोर भाग तो इनामेल। लेकिन उत्तक में कौन हो जाएगा, तो हड्डी। मानव शरीर का सबसे कठोर उत्तक कौन है, तो हड्डी हो जाएगा। टिश्यू जिसे कहते हैं, सबसे कठोर टिश्यू कौन है, तो हड्डी। हमारे दांतों का इनामेल और डेंटाइन मुख्य रूप से किससे बना होता है। दांतों का इनामेल और डेंटाइन जैसे दांतों का जो ऊपरी भाग था वो किसका था, इनामेल था, और उसके अंदर डेंटाइन किसका बना होता है, तो ये जो बना होता है वो किसका बना होता है, कैल्शियम फास्फेट और मैग्नीशियम फास्फेट, यानी ये इसका बना होता है। दांतों का जो इनामेल यानी ऊपरी भाग जो यानी बना होता है वह किसका बना होता है, तो कैल्शियम और फास्फोरस, यानी ये पाया जाता है कैल्शियम फास्फेट CH3PO4 के होल 2, इसका सूत्र होता है कैल्शियम फास्फेट। ये पूरा होता है, यानी कैल्शियम फास्फेट कहने का मतलब है कि कैल्शियम भी पाया जाएगा और फास्फोरस भी पाया जाएगा। चलते हैं आगे की ओर। विभिन्न प्रकार के दांतों और उसके कार्यों के संबंध में कौन सही है। यह कह रहा है कि इनमें से जो है ना कौन सही है, ए सही है कि बी सही है कि सी सही है कि इनमें से सभी सही है, ये इसमें कह रहा है ये क्वेश्चन में। चलते देखते हैं। कृंतक का काम है काटना, ये सही है। रत्नक का काम है चीरना फाड़ना, ये भी सही है। चवर्णक का काम है पीसना, ये सही है, यानी इनमें से सभी सही है। चलते हैं अगला क्वेश्चन में। मुख गुहा एक छोटी में खुलती है जो वायु एवं भोजन दोनों का ही पथ है। मुख गुहा कहाँ खुलती है, जो वायु एवं भोजन दोनों का ही पथ है, तो ये कहाँ जाएगा, ग्रहणी में। मुख गुहा कहाँ खुलती है, तो ग्रहणी में। जो छोटिया जो वायु एवं भोजन दोनों का ही पथ है कौन, तो मुख गुहा। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन में। भोजन को निगलते समय श्वसन नली में जाने से रोकता है, यानी जो भोजन जो निकलते हैं श्वसन नली में जाने से रोकता है कौन जो भोजन को यानी श्वसन नली में जाने से रोकता है, तो ये कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका
एपोग्लोटिक जो कंठ में पाया जाता है, यानी भोजन को जब निकालते हैं तो ये जो श्वसन नली में नहीं जाने देता है, कौन? तो एपोग्लोटिक। हमारे शरीर में ग्रासनली की लंबाई कितना है? ये पहले भी लगता आया है कि हमारे शरीर में ग्रासनली की लंबाई कितना है? 25 सेंटीमीटर। ग्रासनली की लंबाई कितना है? चलिए, हमारे शरीर में ग्रासनली की लंबाई कितना हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर। इसी को कहा जाता है 10 इंच भी कह सकते हैं, यानी 10 इंच। हमारे शरीर में जो ग्रासनली की लंबाई है वो कितना है? 10 इंच। जबकि पूरे आहार नाल की लंबाई कितना है? तो यानी 10 मीटर। पूरे आहार नाल की लंबाई पूछेगा तो हो जाएगा 10 मीटर। चलते हैं आगे क्वेश्चन। आहार नाल के किस भाग में कोई पाचन की क्रिया नहीं होती है? आहार नाल के कौन सा भाग में कोई भी पाचन की क्रिया नहीं होती है? ये मतलब आहार नाल का ऐसा कौन सा भाग है जो कि पाचन की क्रिया नहीं होती है? तो ये हो जाएगा ग्रासनली, क्योंकि ग्रासनली में पाचन की क्रिया नहीं होती है। इसका कहने का जब मुख से जब ग्रासनली में भोजन आता है तो ये सीधे आमाशय में चला जाता है, इसीलिए ग्रासनली में जो भोजन का पाचन ये नहीं होता है। चलते हैं अगला। बोलस का ग्रासनली में पहुँचते ही बोलस कहने का मतलब है कि भोजन जब चिपचिपा के रूप में बन जाता है तो उसी को कहा जाता है बोलस। भोजन जब चिपचिपा में बन जाता है तो उसी को कहा जाता है बोलस। ग्रासनली में पहुँचते ही इसके दीवारों में शिथिलन या फैलाव शुरू हो जाता है। इसे क्या चीज़ कहा जाता है? यानी भोजन जब मतलब बोलस कहने का मतलब है कि भोजन का यानी पूरा चिपचिपा रूप से जब बन जाता है, जब पूरा लसलसा हो जाता है तो इसी को कहा जाता है बोलस। बोलस जब ग्रासनली में पहुँचते ही इसके दीवारों में शिथिलन या फैलाव शुरू हो जाता है, वह क्या कहलाता है? तो कर्मकुचन कहलाता है। वह क्या चीज़ कहलाता है? कर्मकुचन। चलते हैं आगे क्वेश्चन। आमाशय उदर गुहा में बाईं ओर स्थित होता है। आमाशय जो है वह उदर गुहा कहने का मतलब है कि पेट में, उदर में बाईं ओर स्थित होता है। यह अंग्रेजी के किस अक्षर के जैसा दिखता है? आमाशय जो है वह अंग्रेजी के किस अक्षर के जैसा दिखता है? तो हो जाएगा जे यानी अंग्रेजी के जे अक्षर के जैसा दिखता है। ये सब जो है प्रीवियस ईयर का यानी पूछा गया सवाल है। यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी, रेलवे जितना भी है ये सभी में पूछा गया सवाल है। निम्न में से कौन सा एक आमाशय का भाग छोटी आंत के सबसे नज़दीक है? कौन सा एक जो है आमाशय के भाग छोटी आंत के सबसे नज़दीक है? जैसा कि हम बता चुके हैं पीछे वाले वीडियो में कि छोटी आंत के कितना भाग? 3 भाग। पाइलोरिक, फंडिक, यानी छोटी आंत के सबसे नज़दीक है तो कौन? आमाशय का वह भाग जो छोटी आंत के सबसे नज़दीक है तो पाइलोरिक, क्योंकि छोटी आंत का 3 भाग था, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। उसके जो ऊपर जो आमाशय का भाग जो होता है ना वह पाइलोरिक भाग रहता है। आमाशय का 3 भाग होता है, जिसमें पहला भाग क्या चीज़ था? कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक। आमाशय का 3 भाग था, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक। पाइलोरिक जो था ना लास्ट भाग, पाइलोरिक जो था वह छोटी आंत से जुड़ा हुआ था, इसीलिए कहा गया है कि पाइलोरिक, क्योंकि इसमें का क्वेश्चन में कह रहा है कि आमाशय का एक भाग छोटी आंत के सबसे नज़दीकी है। यानी जब आमाशय का 3 भाग होता है, पहले भाग पाइलोरिक, फंडिक, उसके बाद फिर लास्ट में यानी कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक। कार्डियक पहला भाग हो जाएगा कार्डियक, दूसरा भाग फंडिक, उसके बाद फिर पाइलोरिक। पाइलोरिक जो होता है वह लास्ट भाग रहता है। लास्ट भाग रहने के कारण ये छोटी आंत के सबसे नज़दीकी भाग हो जाएगा। कौन? तो पाइलोरिक। जठर ग्रंथि किससे संबंधित है? सॉरी भाई, अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि जठर ग्रंथि किससे संबंधित है? जठर ग्लैंड जिसे कहते हैं, यानी जठर ग्लैंड किससे संबंधित है? तो ये आमाशय से। जठर ग्रंथि कहाँ से निकलती है? तो आमाशय से। आमाशय से जठर ग्रंथि निकलती है। ये छोटी आंत का पुनः पाचन होता है। बड़ी आंत का यानी पानी का अवशोषण होता है, यानी विटामिन बी का भी यहाँ निर्माण होता है। कहाँ? तो बड़ी आंत में, मुख गुहा में पाचन प्रारंभ होता है, मुख गुहा में। चलते हैं अगला। जठर ग्रंथि। जठर ग्रंथि का स्राव कहाँ से होता है? ये कह रहा है कि जठर ग्रंथि का जो है ना स्राव वो कहाँ से होता है? तो जठर रस से। ये सिंपल है, जठर ग्रंथि का जो स्राव होगा वह कहाँ से होगा? तो जठर रस से होगा। जठर ग्रंथि का स्राव जठर रस से, यानी ऑप्शन बी। जठर रस के संदर्भ में कौन असत्य है? इसमें कह रहा है कि कौन सा असत्य है?
अम्लीय प्रकृति का होता है, ये सही है क्योंकि जठर रस अम्लीय प्रकृति का होता है। जठर रस में HCl पाया जाता है तो अम्लीय हो जाता है, यानी ये हल्के पीले कलर का होता है, ये सही है। ये क्षारीय प्रकृति का, जब अम्लीय रहेगा तो क्षारीय कहाँ से रहेगा, ये गलत हो जाएगा। हल्के पीले कलर का होता है, ये सही है। ये इसका pH मान 1.2 से 3 होता है क्योंकि अम्लीय होने के कारण इसका pH मान 1.2 से 3 होता है। तो ये किसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर बी, क्योंकि ये क्षारीय प्रकृति का नहीं होता है। जठर रस का किसका मिश्रण होता है, आपसे पूछ रहा है कि जठर रस किसका मिश्रण होता है। तो जठर रस जो मिश्रण हो जाएगा वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में, यानी जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाएगा। उसके बाद फिर पाया जाएगा म्यूकस भी यहीं से, यानी म्यूकस का निर्माण होता है कहाँ, तो जठर रस से। और पेप्सिनोजिन भी है, यानी पेप्सिनोजिन भी जठर रसों से स्रावित होता है। यानी ये तीनों का मिश्रण कौन सी है, जठर रस, यानी ABC। जबकि प्रेरिनी ये किसी का काम नहीं करता प्रेरिनी, जबकि ABC ये तीनों का मिश्रण कौन है, जठर रस, यानी ऑप्शन डी नंबर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन में। जठर रस में श्लेष्मा या म्यूकस का स्राव जठर ग्रंथि के किस कोशिका के द्वारा होता है। श्लेष्मा या म्यूकस किसे उससे कहा जाता है ना, जैसे कि आप नाक पर देखिएगा कि चिपचिपा द्रव की तरह निकलेगा, उसी को कहा जाता है श्लेष्मा। श्लेष्मा या म्यूकस का स्राव जठर ग्रंथि के किस कोशिका के द्वारा होता है, यानी कह रहा है कि जठर रस में श्लेष्मा या म्यूकस का जो स्राव होता है वह किस कोशिका के द्वारा होता है। तो ये हो जाएगा क्या चीज़, गॉबलेट कोशिका के द्वारा, ये हो जाएगा गॉबलेट कोशिका के द्वारा। चलते हैं जठर रस में उपस्थित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यहाँ कह रहा है कि जठर रस में उपस्थित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मुख्य कार्य क्या है। जठर रस में जो उपस्थित रहता है ना हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, उसका मुख्य कार्य क्या चीज़ है। तो ये कह रहा है क्या ये निष्क्रिय एंजाइम को सक्रिय कर देता है, निष्क्रिय जो एंजाइम रहता है वो सक्रिय कर देता है। हाँ, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है ना उसको, ये जो होता है ना निष्क्रिय एंजाइम को सक्रिय कर देता है। ये भोजन के साथ आने वाले कीटाणु को नष्ट कर देता है। हाँ, ये सही है क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है ना वो कीटाणु को नष्ट कर देता है। ये भोजन को मुलायम बनाता है, कौन, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन को मुलायम बनाता है, ये सही है, यानी चारों सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन में। इनमें से निम्नलिखित में से कौन प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है, कह रहा है कि इनमें से कौन प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है। तो ये हो जाएगा आपका कि पेप्सिन और HCl रेनिन, इनमें से कौन जो है ना प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है। तो ये हो जाएगा पेप्सिन और रेनिन, ये दोनों जो है ना प्रोटियोलाइटिक एंजाइम होता है। ये पूछा गया सवाल, ये सभी जो है ना अभी जो ये सभी पढ़ा रहे हैं ये सब पूछा गया प्रीवियस ईयर का सवाल। BPSC UPSC में जितना भी SSC वगैरह रेलवे में जितना भी पूछा गया सवाल ये इस वीडियो में हम कवर कर रहे हैं। इस वीडियो में सिर्फ हम कवर कर रहे हैं किसका पूछा हुआ, तो डाइजेस्टिव सिस्टम का पूछा हुआ सवाल। चलते हैं जठर रस में उपस्थित नौज कारक, जो जठर रस में जो उपस्थित होता है नौज कारक अवशोषण के लिए, किसके अवशोषण के लिए आवश्यक होता है, कौन, तो जठर रस। तो विटामिन 12 B12 के जो है ना ये अवशोषण के लिए उपस्थित होता है, कौन, आवश्यक होता है, कौन, तो जठर रस, कौन, तो B12। चलते हैं अमाशय भोजन का संग्रहण कितना घंटा करता है। अमाशय जो है ना भोजन को कितना घंटा तक अमाशय रखता है। अमाशय कहने का मतलब है कि पेट जो अमाशय में भोजन कितना घंटा तक यह संग्रहण करता है, तो लगभग 4 से 5 घंटा, लगभग मानिए तो 4 घंटा ऐसे रहेगा, तो 4 घंटा ही मारिएगा, ऐसे 4 से 5 घंटा। हमारे शरीर में पाचन की प्रक्रिया कहाँ से शुरू हो जाती है। हमारे शरीर में जो पाचन की प्रक्रिया होती है वो कहाँ से शुरू हो जाती है, तो मुख गुहा से। पहले हम बता चुके हैं कि पाचन की क्रिया कहाँ यानी शुरू होती है, तो मुख गुहा से। प्रारंभ कहाँ, यानी मुख गुहा से प्रारंभ होती है, लेकिन पूर्ण कहाँ होती है, तो छोटी आंत में पाचन की क्रिया पूर्ण होती है। इलियम किसका भाग है, तो छोटी आंत के लास्ट भाग, क्योंकि छोटी आंत के 3 भाग था, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, छोटी आंत के लास्ट भाग था इलियम। अगला कह रहा है निम्न में से किसका पाचन हमारे मुख से शुरू हो जाता है। इनमें से कह रहा है कि इनमें से कौन किसका यानी पाचन हमारे मुख से शुरू हो जाता है, यानी हमारे जो है ना मुंह से ही शुरू हो जाता है। तो किसका, स्टार्च का, यानी कार्बोहाइड्रेट का पाचन हमारे मुख से ही शुरू हो जाता है। किसका, तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन। ये पूछता है कि किसका पाचन जो होता है मुख से ही शुरू हो जाता है, तो कार्बोहाइड्रेट का हो जाएगा।
हमारे पाचन प्रक्रिया में प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है, यानी जो प्रोटीन का पाचन होता है वह कहाँ से शुरू हो जाएगा, अमाशय से। हमारे पाचन प्रक्रिया में प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होगा, तो अमाशय से शुरू होगा। कहाँ से, अमाशय से शुरू होगा, यानी प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होगा, तो अमाशय से शुरू होगा। छोटी आंत में हम बता चुके हैं कि यानी पाचन की क्रिया पूर्ण होती है, यानी पाचन की क्रिया होती है और मुख गुहा में प्रारंभ होती है। बड़ी आंत में जल का पाचन होता है। अमाशय में अंतःपाचित जो खाना है, यानी खाता जो छोटी आंत में प्रवेश करता है उसे क्या कहते हैं, यानी जब अमाशय में यानी पाचन जो होता है वह छोटी आंत में जब प्रवेश करता है तो उसे क्या चीज़ कहा जाता है, यानी अमाशय से जब भोजन छोटी आंत में जाएगा तो उस भोजन को क्या चीज़ कहा जाएगा, तो काइम कहा जाएगा। अमाशय से भोजन जब छोटी आंत में जाता है तो उस यानी भोजन को क्या चीज़ कहा जाएगा, काइम। लेकिन जब छोटी आंत से बड़ी आंत में प्रवेश करेगा तो उसे कहा जाता है काइल। जब छोटी आंत से जब बड़ी आंत में प्रवेश करेगा तो उसे कहा जाता है काइल। और जब अमाशय से यानी भोजन जब छोटी आंत में प्रवेश करेगा तो उसे कहा जाता है काइम। छोटी अमाशय से जब छोटी आंत में प्रवेश करेगा तो ये काइम, लेकिन जब छोटी आंत से बड़ी आंत में प्रवेश करेगा तो उसे कहा जाता है काइल, उसे कहा जाता है काइल। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन में। मनुष्य में छोटी आंत की लंबाई लगभग कितनी होती है, यानी जो मनुष्य में छोटी आंत की लंबाई लगभग कितनी होती है, 6 मीटर। मनुष्य में छोटी आंत की लंबाई लगभग कितना हो जाता है, तो 6 मीटर। छोटी आंत के सबसे पहला और सबसे छोटा भाग कौन होता है। छोटी आंत का हम बता चुके हैं कि 3 भाग था, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। छोटी आंत का 3 भाग था, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। छोटी भाग का सबसे पहला भाग ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। पहला भाग ड्यूडेनम हो जाएगा क्योंकि पहला भाग कह रहा है, सबसे छोटा भाग यही रहता है, कौन, तो ड्यूडेनम। इसका आकार होता है यू के आकार के जैसा होता है, ड्यूडेनम का आकार यू के आकार के जैसा। और इलियम लास्ट भाग हो जाएगा। चलते हैं आगे क्वेश्चन में। मानव शरीर में ड्यूडेनम की आकृति कैसी होती है, अभी जस्ट हम बताएं, यू आकार की होती है। मानव शरीर में ड्यूडेनम की आकार कैसी होती है, तो यू आकार की। मानव शरीर में खाना का सबसे अधिक पाचन कहाँ होता है, ये पूछ रहा है कि मानव शरीर में खाना का सबसे अधिक पाचन कहाँ हो जाता है, तो ये होता है कहाँ, तो छोटी आंत में। हम बता चुके हैं, अभी कई बार बता चुके हैं। और बड़ी आंत में क्या चीज़, पानी का पाचन होता है, या विटामिन बी का भी यानी निर्माण होता है। विटामिन बी का निर्माण कौन करता है, तो बड़ी आंत, मुख गुहा में यानी पाचन प्रारंभ होता है। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन में। मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या है, मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन है, तो ये छोटी आंत हो जाएगा, क्योंकि छोटी आंत सबसे लंबा भाग होता है मानव आहार नाल का। ट्रेकिया ये जानते हैं कि ट्रेकिया जो खुलता है मुख से लेकर जो जुड़ा होता है वह ट्रेकिया होता है। बड़ी आंत ये अभी जस्ट बताएं कि विटामिन बी यानी विटामिन बी का पाचन करता है, विटामिन बी का निर्माण करता है बड़ी आंत। मानव शरीर में पाचन की क्रिया कहाँ समाप्त हो जाती है, यानी मानव शरीर में पाचन की क्रिया कहाँ समाप्त हो जाती है, तो छोटी आंत में। पाचन की क्रिया समाप्त हो जाएगी छोटी आंत में। बड़ी आंत के कितना भाग था, 3 भाग, कोलोन, रेक्टम और यानी कोलोन, रेक्टम, एक और कौन था, मानव यानी सीकम, कोलोन, रेक्टम, सीकम, कोलोन, रेक्टम, यानी बड़ी आंत का 3 भाग था। बड़ी आंत के कितना भाग, 3 भाग, सीकम, कोलोन, एगो रेक्टम था। बड़ी आंत के ये रेक्टम में ये तो नहीं होगा। छोटी आंत, ये पाचन की पूर्ण क्रिया छोटी आंत में हो जाती है। चलते हैं आगे की ओर। छोटी आंत का सबसे लंबा भाग कौन सा है, छोटी आंत का सबसे लंबा भाग कौन है। हम बता चुके हैं अभी कि छोटी आंत का 3 भाग था, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। छोटी आंत का कितना भाग था, 3 भाग था, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। इलियम जो है ये सबसे लंबा भाग है। छोटी आंत का सबसे लंबा भाग कौन हो जाएगा, इलियम। इलियम में ही भिलाई पाया जाता है जो कि भोजन का अवशोषण करता है, यानी भोजन का अवशोषण करता है कौन, तो इलियम। पीछे वाले क्लास में बहुत अच्छा से हम पढ़ा चुके हैं, फिगर के माध्यम से उसे देख लीजिएगा तो बहुत अच्छा से समझ में आ जाएगा। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन में। इसका आंसर हो जाएगा इलियम। इलियम की दीवारों के भीतरी सतह पर उंगलियों के समान रचना पाई जाती है। अभी जस्ट बताएं तो ये हो जाएगा भिलाई, VI होता है भिलाई, यानी कि भिलाई पाया जाता है। उंगलियों के समान जो संरचना होता है वह क्या चीज़ होता है, भिलाई। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि छोटी आंत में उपस्थित भिलाई का मुख्य कार्य क्या है।
अभी जस्ट हम बताएं कि छोटी आंत में जो उपस्थित था भिलाई, उसका मुख्य कार्य क्या चीज़ है, तो अवशोषण सतह को जो है बढ़ाना, अवशोषक सतह को बढ़ाना। जो भिलाई रहता है वह यानी अवशोषक जो सतह रहता है ना, उसी को बढ़ाता है। किसका काम होता है? भिलाई का। ये हो जाएगा ए नंबर। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन में। छोटी आंतों में एंजाइम के जो सक्रिया के लिए किसका यानी आवश्यक होता है? छोटी आंत में एंजाइम के सक्रिया के लिए किसका आवश्यक होता है? तो क्षारीय माध्यम का। यानी ये कह रहा है कि छोटी आंत में जो एंजाइम रहता है ना, उसको सक्रिय करने के लिए किसका आवश्यक होता है? तो क्षारीय माध्यम में ही छोटी आंत में भोजन प्रवेश करता है। चलते हैं आगे वाले। बड़ी आंत का कौन सा भाग छोटी आंत के इलियम से जुड़ा होता है? आपको पूछ रहा है कि बड़ी आंत का कौन सा भाग छोटी आंत के इलियम से जुड़ा होता है। छोटी आंत के 3 भाग बताएं, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। और बड़ी आंत के भी 3 भाग बताएं, सीकम, कोलोन, रेक्टम। सीकम, कोलोन, रेक्टम। सीकम पहला भाग हो जाता है, जबकि सीकम रेक्टम हो जाता है लास्ट भाग। तो इसका जो बड़ी आंत का कौन सा भाग, यानी बड़ी आंत का जो पहला भाग रहेगा वही ना यानी छोटी आंत के अंतिम भाग से जुड़ेगा। तो बड़ी आंत का पहला भाग कौन हो जाता है? सीकम। तो 93 यानी 93 का सी हो जाएगा। चलते हैं आगे वाले में। अब अपशेषी अंग जो अपेंडिक्स होता है, जिसकी रचना एक उंगली जैसी होती है। अपशेषी अंग जो अपेंडिक्स होता है, उसका रचना कैसा होता है? तो हाँ, जैसा कि अपशेषी अंग जो अपेंडिक्स होता है ना, उसकी रचना उंगली जैसी रचना होती है। यानी किसका भाग है ये? किसका भाग है ये? तो बड़ी आंत के लास्ट वाला भाग। बड़ी आंत के लास्ट वाला भाग कौन था? बड़ी आंत के अभी हम जस्ट बताएं 3 भाग था, सीकम, कोलोन, रेक्टम। सीकम, कोलोन, रेक्टम। तो ये हो जाएगा सीकम का भाग। बड़ी आंत के सीकम का भाग हो जाएगा। पहला भाग में ही उंगली जैसी अपेंडिक्स की संरचना पाई जाती है। किसमें? तो सीकम में। चलते हैं बड़ी आंत के सीकम में। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन में। भोजन को वापस बड़ी आंत से छोटी आंत में जाने से कौन रोकता है? यानी जो भोजन रहता है वापस बड़ी आंत से, जब यानी भोजन तो पहले छोटी आंत से बड़ी आंत में आ जाएगा और पुनः बड़ी आंत से छोटी आंत में ना जाए भोजन, यानी भोजन नहीं जाए बड़ी आंत से छोटी आंत में, इसीलिए इसको जो है ना कौन रोकता है? तो इसको कौन रोकता है? तो हो जाएगा इलियोसिकल वाल्व। एक वाल्व पाया जाता है वहाँ पे, इलियोसिकल वाल्व रोकता है। कह रहा है अगला आगे वाले क्वेश्चन में, निम्न में से कौन सा एक बड़ी आंत का कार्य नहीं है? यानी जो बड़ी आंत होता है ना, वो उसका कार्य नहीं है। तो कौन? तो भोजन का पाचन, क्योंकि ये भोजन का पाचन नहीं करता है, जबकि जल का अवशोषण करता है। खनिज और औषधि का भी अवशोषण कौन करता है? तो बड़ी आंत करता है। और श्लेष्मा का भी स्राव कौन करता है? यानी म्यूकस, तो बड़ी आंत करता है। लेकिन भोजन का पाचन बड़ी आंत नहीं करेगा, छोटी आंत करता है। पाचन प्रक्रिया में अपचयित और अनअवशोषित पदार्थों को क्या कहते हैं? यानी पाचन जब प्रक्रिया में अपचयित और अनअवशोषित पदार्थों को क्या चीज़ कहा जाता है? क्वेश्चन में ये कह रहा है। तो इसे कहा जाता है मल, क्योंकि जब पाचन की क्रिया हो जाती है, अवशोषण जब हो जाता है, उसके बाद जब भोजन पहुंचता है तो वो मल के रूप में बाहर निकल जाता है। कायम किसे कहा जाता है? कायम उसे कहा जाता है जब भोजन आमाशय से छोटी आंत में जाता है, तो उसे कहा जाता है कायम। जबकि काइल किसे कहा जाता है? काइल, कायम दोनों अलग है। ये ला है, यह माँ है। तो ला यानी काइल उसे कहा जाता है जब छोटी आंत से भोजन बड़ी आंत में जाता है, तो काइल की अवस्था में भोजन रहता है। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन में। अस्थायी रूप से मल त्यागने से पहले तक यानी जब अस्थायी रूप से मल त्यागने को पहले तक यह क्या रहता है? इसमें कह रहा है कि ये पहले तक क्या चीज़ रहता है? तो मलाशय। क्योंकि मल त्यागने से पहले ये क्या चीज़ रहता है? तो मलाशय रहेगा। ये तो सिंपल, क्योंकि मल त्यागने से पहले मलाशय। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन में। मलाशय का द्वार है जो शरीर के बाहर की ओर खुलता है। मलाशय का जो द्वार है वो जो शरीर के बाहर की ओर खुलता है, ये क्या चीज़ है? तो ये हो जाएगा आपका गुदा। गुदा जो है ना, वो मलाशय के द्वारा जो शरीर के बाहर की ओर खुलता है, कौन? तो गुदा हो जाएगा। इसका आंसर गुदा।
अगला कह रहा है निम्न में से कौन सा एक पाचक ग्रंथि नहीं है, यानी ये पाचन करने का काम कौन सा नहीं करता है, तो यह थायराइड ग्रंथि, क्योंकि थायराइड ग्रंथि ये पाचन करने की क्रिया नहीं करता है, जबकि यकृत से पित्त का निर्माण होता है। यकृत में लार ग्रंथि पाचन का कार्य करेगा, अग्नाशय भी पाचन का कार्य करेगा। अग्नाशय आपसे पूछ लेगा कि अग्नाशय से अग्नाशय रस कौन सा हार्मोन उत्तेजित करता है, तो सिक्रेटिन। कौन सा? सिक्रेटिन। और आपसे पूछेगा कि जो लीवर है यानी पित्ताशय है, गॉल ब्लैडर है, पित्ताशय से पित्त निकालने के लिए कौन उत्तेजित करेगा, तो कोलेसिस्टोकाइनिन। कोलेसिस्टोकाइनिन ये सब पढ़ा चुके हैं, पीछे वाले वीडियो में देख लीजिए तो अच्छा से, बहुत अच्छा से समझ में आ जाएगा। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन में। ब्रूनस ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती है? जो ब्रूनस ग्रंथियाँ हैं वो कहाँ पाया जाता है, तो छोटी आंत में। ब्रूनस ग्रंथियाँ, ये सब पूछा गया सवाल है यूपीएससी वगैरह में, आईएएस में। ब्रूनस ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती है, तो छोटी आंत में पाई जाती है। आगे वाले क्वेश्चन में कह रहा है कि कहाँ प्रोटीन और वसा का पाचन नहीं होता है, तो कह रहा है कि कहाँ प्रोटीन और वसा का पाचन नहीं होता है, तो मुख गुहा में। मुख गुहा में प्रोटीन और वसा का पाचन नहीं होगा। ड्यूडेनम, ड्यूडेनम किसका भाग है, तो छोटी आंत का भाग है, तो ये यहाँ पे वसा का पाचन होगा, और आमाशय में वसा का पाचन होगा, लेकिन मुख गुहा में वसा का पाचन नहीं होता है। मुख गुहा में किसका पाचन होता है, तो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। किसका? कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। आगे कह रहा है कि एक यानी सामान्य व्यक्ति में प्रतिदिन कितना लार बनता है। एक जो हमारे यानी एक सामान्य व्यक्ति में कितना लार यानी बनता है, लगभग 1 से 1.5 लीटर कहिए, यानी 1 से 1.5 लीटर बनता है। ऐसे रहेगा तो 1.5 लीटर मारिएगा, यानी 1.5 लीटर हो जाएगा, लगभग 1.5 लीटर बनता है। क्या चीज़? लार। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन में। मुख गुहा में लार का पीएच मान कितना होता है? 6.8 या फिर 6.5 भी कह देगा। लार का पीएच मान 6.5 या फिर 6.8 हो। लार में कौन सा एंजाइम कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज में तोड़ता है? कौन सा एंजाइम जो है ना वो कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज में तोड़ता है, तो कौन सा? तो ये टाइलिन होता है। टाइलिन या एमाइलोज, यानी ये जो होता है ना कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज में तोड़ने का काम करता है। कौन? तो टाइलिन। ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन जो होता है वह पेप्सिन को पेप्टाइड में बदलता है। किसको? पेप्टोन को पेप्टाइड में बदलता है। कौन? तो ट्रिप्सिन। लाइसोजाइम लार में पाया जाता है। चलते हैं आगे। पित्त यानी पित्त कहाँ बनता है, तो लीवर में बनता है, लेकिन यानी जमा कहाँ होता है पित्त, तो पित्ताशय में। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन में। कौन कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए कोई एंजाइम नहीं है, यानी जो कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए यानी एंजाइम कौन नहीं है कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए, तो ये आमाशय। आमाशय जो होता है ना वह कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए एंजाइम नहीं है। मुख गुहा में कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, छोटी आंत में भी होता है। आमाशय में दूध में उपस्थित प्रोटीन यानी जिसे कहते हैं केसिन को पेप्टोन में कौन सा एंजाइम तोड़ता है, यानी जो केसिन है, केसिन को पेप्टोन्स में कौन सा एंजाइम तोड़ता है, तो रेनिन हो जाएगा। जैसे आप जानते होंगे कि दूध का पाचन कौन करता है, तो रेनिन करता है। दूध का पूछेगा कि पीला रंग किसके कारण होता है, कैरोटीन के कारण। दूध का पीला रंग किसके कारण, कैरोटीन के कारण। चलते हैं आगे बढ़। आमाशय में प्रोटीन को पेप्टोन में कौन परिवर्तित करता है? आमाशय में प्रोटीन को पेप्टोन में कौन परिवर्तित करता है? प्रोटीन को पेप्टोन में, तो पेप्सिन जो होता है ना वह प्रोटीन को पेप्टोन में परिवर्तित करता है, लेकिन पेप्टोन को पेप्टाइड में कौन तोड़ता है? पेप्टाइड में, तो ट्रिप्सिन हो जाएगा। प्रोटोन को पेप्टाइड में कौन तोड़ता है, तो ट्रिप्सिन हो जाएगा। HCl कहाँ पाया जाता है? आमाशय में। चलते हैं आगे वाले। निम्न में से कौन मानव शरीर के लीवर के संदर्भ में सही नहीं है, यानी मानव शरीर के जो लीवर होता है वो उसके संदर्भ में सही नहीं है, यानी कौन? यह सबसे बड़ी ग्रंथि है, सही है। इसका वजन इतना यानी 1.5 से 2 kg तक होता है, ये लगभग, यानी ये भी सही है। ये पित्त रस का स्रावित करता है, ये तो सही है। पित्त रस का जो है ना स्रावित करता है कौन, तो लीवर, ये सही है। लेकिन ये ट्रिप्सिन नामक एंजाइम को स्रावित करता है नहीं, ये ट्रिप्सिन नामक एंजाइम को ये स्रावित नहीं करता है, कोई एंजाइम को स्रावित नहीं करता है। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन में। पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है? पित्त रस कहाँ से स्रावित होगा? पित्त रस जो होता है वो कहाँ से स्रावित होगा? पित्त रस स्रावित होगा यकृत से नहीं,
पित्ताशय से स्रावित होगा, पित्ताशय से, यहाँ गलत दिया हुआ है। ऐसे नहीं रहेगा तो मार सकते हैं यकृत से, क्योंकि यकृत पित्त का निर्माण यकृत में होता है, लेकिन जमा रहता है पित्ताशय में, और स्रावित भी कौन करता है, तो पित्ताशय ही स्रावित करता है। और कौन सा हार्मोन जो उत्तेजित करता है पित्ताशय को स्रावित करने के लिए, तो कोलेसिस्टोकाइनिन हो जाएगा। यकृत द्वारा स्रावित पित्त रस अस्थायी रूप से कहाँ पर संचित होता है, यकृत द्वारा स्रावित जो होता है वो पित्त रस यानी कहाँ संचित रहता है, अभी जस्ट बताएं, पित्ताशय में संचित रहता है। मनुष्य में पित्त के संदर्भ में कौन सही नहीं है, मनुष्य के पित्त के संदर्भ में कौन सही नहीं है, तो इसका पीएच मान 7.7 से 8.4 होता है, ये सही है। प्रतिदिन 600 ml से 1 लीटर तक बनता है, ये भी सही है। इसके पास कोई एंजाइम नहीं होता है, हाँ ये भी सही है, क्योंकि यानी पित्त के पास कोई एंजाइम नहीं होता है। इसके वसा का पाइसीकरण नहीं होता है, ये गलत है, क्योंकि यहाँ वसा का पाइसीकरण होता है, बहुत अच्छा करता है यानी ये पित्त, क्योंकि अगर जो पित्त में ही अगर पथरी जो हो जाता है तो काट कर जब निकाल दीजिएगा पित्त को, तो वसा का पाचन सही नहीं कर पाता है। चलते हैं, निम्न में से क्या पित्त रस में पाया जाता है, पित्त रस में क्या चीज़ पाया जाता है, पित्त वर्णक कि जल कि सोडियम बाइकार्बोनेट, इनमें से क्या चीज़ पाया जाता है, ये क्वेश्चन कर रहा है। तो इनमें से सभी पाया जाता है, क्योंकि जल में पाया जाएगा पित्त रस में, पित्त वर्णक भी पाया जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट भी पाया जाता है, किसमें, तो पित्त रस में। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन में। आगे वाले क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्न में से किसमें बिलिरुबिन नामक वर्णक पाया जाता है, बिलिरुबिन नामक वर्णक, किसमें बिलिरुबिन नामक वर्णक पाया जाता है, तो पित्त रस में। पित्त रस का जो होता है पीला रंग किसके कारण होता है, तो बिलिरुबिन के कारण ही होता है। पित्त रस का जो पीला रंग होता है वो किसके कारण होता है, तो बिलिरुबिन के कारण ही होता है पित्त रस का पीला रंग। चलते हैं आगे, निम्न में से कौन सा एक यकृत का कार्य नहीं है, निम्न में से कौन सा एक यकृत का कार्य नहीं है, कह रहा है कि इनमें से कौन यकृत का कार्य नहीं है, अतिरिक्त ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का निर्माण करना, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का निर्माण करना और उसको संचित करना, यानी संचित कौन करता है, तो यकृत, ये तो सही है, यकृत ये तो संचित करेगा, ये भी ये सही है। अगला कह रहा है विषैले अमोनिया को यूरिया में बदलता है, यह भी सही है। अगला कह रहा है कि वृक्षों में आरबीसी का निर्माण, वृक्षों में आरबीसी का निर्माण, ये गलत है, क्योंकि लीवर आरबीसी का निर्माण नहीं करता है, जबकि ये फाइब्रिनोजिन और हेपेरिन नामक निर्माण करता है। फाइब्रिनोजिन एवं हेपेरिन का निर्माण कौन करेगा, लीवर, फाइब्रिनोजिन एवं हेपेरिन का निर्माण कौन करेगा, लीवर, और विषैले अमोनिया की यूरिया में बदलेगा कौन, तो लीवर। लेकिन वृक्षों में आरबीसी का निर्माण ये नहीं करता है, आरबीसी का निर्माण लीवर में कहाँ से होगा। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन में, मानव शरीर के कौन सा भाग उसकी आकृति से संबंधित में गलत विकल्प है, इनमें से कह रहा है कि कौन सा गलत विकल्प है। चलते हैं, पित्ताशय नाशपाती के आकार के जैसा होता है, पित्ताशय, हाँ ये सही है। अमाशय के जयकार की आकृति का होता है, ये सही है। ड्यूडेनम, ड्यूडेनम, ड्यूडेनम यानी यू आकार की आकृति का होता है। ड्यूडेनम किस आकृति के होता है, तो यू आकार की आकृति का होता है। यकृत, यह भी गलत है, ये भी गलत, क्योंकि सी नहीं है, यू होना चाहिए। ड्यूडेनम सी आकार के, यू आकार की आकृति के होता है, कौन, तो ड्यूडेनम। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन, मनुष्य में अग्नाशय के संदर्भ में कौन असत्य है, कह रहा है कि मनुष्य के अग्नाशय के संबंध में कौन असत्य है। यह ग्रहणी के घेरे में एक पीले रंग की ग्रंथि है, हाँ ये सही है, क्योंकि पीले रंग की ग्रंथि पाया जाता है। एकमात्र मिश्रित ग्रंथि है, यह भी सही है, क्योंकि इसमें 3 गो होता है, LAT लाइपेज अमाइलेज ट्रिप्सिन। यह शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि, हाँ पहला हो जाएगा लीवर, दूसरा सबसे बड़ा ग्रंथ था अग्नाशय, सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय। और ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि नहीं है, ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि नहीं है, क्योंकि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर है, दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय, ये सही है। लैंगरहैंस की दीपिकाएँ कहाँ पाई जाती है, तो अग्नाशय में। जो लैंगरहैंस की दीपिकाएँ हैं वो कहाँ पाया जाता है, अग्नाशय में। यकृत, यकृत में बहुत सारा निर्माण होता है, यकृत जो पित्त का निर्माण करता है, लीवर यानी यकृत, और जमा कहाँ होता है, गॉल ब्लैडर में बढ़िया पानी का पाचन करता है। विटामिन बी का निर्माण कौन करता है, बढ़िया किडनी, ये यानी अमोनिया को छानने का काम, यानी अमोनिया का निर्माण कहाँ होता है, किडनी में ही, यानी छानने का काम करता है। चलिए आगे की ओर चलते हैं, आगे की ओर, कौन सी कोशिकाएं अग्नाशय के अंतः
स्रावित भाग आइसलैंड ऑफ लैंगरहैंस में पाया जाता है। ये पूछा गया है IAS के सवाल में। आप सभी बताइए कौन। तो इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये लैंगरहैंस में कोई नहीं, अल्फा कोशिका नहीं पाया जाएगा, बीटा गामा ये सब कोशिका अल्फा बीटा गामा नहीं पाया जाता है। आइसलैंड ऑफ दीपिकाएँ के विभिन्न कोशिका और के स्रावित हार्मोन के संदर्भ में सही मिलान कीजिए। इसमें कह रहा है कि कौन सा सही मिलान है, तो कौन सा सही मिलान है, मिलान कीजिए। तो अल्फा, क्योंकि अल्फा जब बीटा गामा पाया ही नहीं जाएगा तो ये इसका क्या चीज़, कोई नहीं। तो इनमें से अल्फा बीटा गामा हार्मोन के संदर्भ में मिलान, सही मिलान कीजिए। अल्फा कोशिका ग्लूकागन, बीटा कोशिका इंसुलिन, डेल्टा कोशिका सोमेटोस्टेटिन, ये 3 यानी चारों सही है, ये चारों सही हो जाएगा। ये जो लैंगरहैंस में पाया जाता है तो ये तीनों पाया जाता है, ये तीनों पाया जाएगा। लैंगरहैंस में ये तीनों पाया जाएगा, ये तीनों पाया जाएगा। अल्फा कोशिका जो लैंगरहैंस की दीपिका कहाँ होती है, तो अग्नाशय में। अग्नाशय से अल्फा कोशिका ग्लूकागन का निर्माण करता है, बीटा कोशिका इंसुलिन का और डेल्टा कोशिका सोमेटोस्टेटिन का। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन में। क्वेश्चन कह रहा है, आगे वाला क्वेश्चन कह रहा है अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कौन बदलता है। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कौन बदलता है, तो इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन जो होता है वह ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है। कौन, तो इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन जो होता है वह ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है। अगला, जंतु स्टार्च के रूप में किससे जाना जाता है। जंतु जो होता है ना स्टार्च के रूप में, जंतु स्टार्च यानी एनिमल स्टार्च के रूप में किसे जाना जाता है, तो ग्लाइकोजन को। ग्लाइकोजन को एनिमल स्टार्च के रूप में जाना जाता है। किसको, तो ग्लाइकोजन को, ग्लाइकोजन को। ग्लूकोज का सूत्र क्या चीज हो जाता है, C6H12O6, लैक्टोज सुक्रोज। जरूरत पड़ने पर संचित ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में, जरूरत पड़ने पर संचित ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कौन बदलता है। ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कौन बदलता है, तो ग्लूकागन हो जाएगा। यानी ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में करा कि ग्लूकाजन को ग्लूकोज में कौन बदलता है, तो ये हो जाएगा ग्लूकागन। यानी ग्लूकोजन को ग्लूकोज में कौन बदलता है, ग्लूकागन। ग्लूकोजन को ग्लूकोज में कौन बदलता है, तो ग्लूकागन। चलते इंसुलिन की कमी से, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, यानी मधुमेह। जब इंसुलिन की कमी हो जाएगा तो मधुमेह नामक रोग हो जाएगा। मधुमेह उसे कहा जाता है, मधुमेह यानी ये मतलब शुगर की मात्रा बढ़ जाता है, उसी को कहा जाता है मधुमेह। यानी इंसुलिन की कमी, जब इंसुलिन की शरीर में कमी हो जाएगा इंसुलिन के, तो मधुमेह नामक रोग हो जाएगा। चलते हैं आगे की ओर। अग्नाशयी रस के संदर्भ में कौन असत्य है। इसमें कह रहा है कि कौन सा अग्नाशयी रस के संदर्भ में असत्य है। यह क्षारीय होता है, ये सही है। अग्नाशयी रस ये क्षारीय होता है, ये सही है। ये ट्रिप्सिन नामक एंजाइम छोड़ता है। हाँ, अग्नाशय से 3LAT लाइपेज एमाइलेज ट्रिप्सिन 3 गो एंजाइम छोड़ता है। इसका पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। इसे अग्नाशयी रस को पूर्ण पाचक रस भी कहा जाता है। इसको, तो अग्नाशयी रस को। यह अम्लीय होता है, ये गलत है। ये क्षारीय होता है। अग्नाशयी रस कैसा होता है, तो क्षारीय होता है। अग्नाशयी रस कैसा होता है, क्षारीय होता है। ट्रिप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है, इसका पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। लेकिन ये अम्लीय नहीं होता है। अम्लीय हो जाएगा HCl, अम्लीय हो जाएगा HCl। चलते हैं, ये सब जितना भी क्वेश्चन अभी हम बताए हैं ये सब प्रीवियस ईयर का है। और ये पीछे वाले वीडियो में और भी इसको डिटेल से पढ़ाए हैं, तो उसको देख लीजिएगा। उसको देख लेने के बाद जब ये वीडियो देखिएगा तो बहुत अच्छा से समझ में आ जाएगा, क्योंकि पीछे वाले वीडियो में फिगर के माध्यम से समझाएं, एक एक करके समझाए हुए हैं पीछे वाले वीडियो में। चलते हैं, आज यहीं तक रहने देते हैं। जय हिंद, जय भारत। आप जो नए लोग जुड़े हैं सभी लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलते हैं, बाकी बात कल।